प्रोग्रामिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट, प्रीवियस कोई लैंग्वेज का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है क्या? सर C++ का। ओके। हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं, C++ और जावा का ही रेफरेंस अभी हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक प्रोग्राम का सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है, जैसे कि वेरिएबल, डेटा टाइप, कीवर्ड, ऑपरेटर, है ना, ये सारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला करके एक बेसिक प्रोग्राम बनता है, उनका टर्मिनोलॉजी पता है, ये डेफिनेशन पता है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे वेरिएबल्स का एक वेरिएबल्स होता है जिसमें हम लोग अपना डाटा स्टोर कर डाटा ये कोई भी नंबर वगैरह स्टोर करते हैं। ओके। और उसमें किस टाइप का डाटा टाइप उसको कौन से डाटा टाइप का उसमें डाटा रख रहे हैं हम। हाँ। डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, इन डाटा टाइप है, कैरेक्टर डाटा टाइप है। ओके। और सबका एक अपना एक मेमोरी स्पेस होता है, इंट का अलग होता है, वेरिएबल्स कैरेक्टर्स का अलग होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली हम लोग एक प्रोग्राम जो बना रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेकर के, इंटेंशन यही है कि कुछ डेटा को इनपुट करके प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट या सेट ऑफ आउटपुट्स आएगा, उसको प्रेजेंट कर देना है यूजर के सामने। इसका मतलब क्या रियल लाइफ में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक एटीएम मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यूजर अपना कार्ड इंसर्ट करता है, उस कार्ड में एक मैग्नेटिक टेप लगा रहता है, मैग्नेटिक टेप में मैग्नेटिक टेप में हमारे पास हमारे अकाउंट का पूरा डिटेल्स रहता है एसोसिएटेड, आपका पर्सनल डिटेल्स जाता है, किसका अकाउंट है, कहाँ अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, ऑल दो थिंग्स गो इनटू द वेरिफिकेशन। देन आप उस एटीएम कार्ड का एक स्पेसिफिक एटीएम पिन डालते हो, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये लिख देते हो। तो बेस्ड ऑन ऑल दोज इनपुट, ठीक है, एक सब मिला जुला करके जो इनपुट दिया गया उसके बेसिस पे जो प्रोसेस आउटपुट आना चाहिए था वो सिस्टम जनरेट करके हम लोगों को दे देता है। ठीक है। अगेन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए भी आजकल हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास हर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पे या किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक टिकट वेंडिंग मशीन लगा दिया गया है, जहाँ पे एक टच स्क्रीन पैनल है, उसमें आप किस टाइप का टिकट चाहिए है, रनिंग टिकट है या प्लेटफॉर्म टिकट है या जनरल टिकट है, जो टाइप का टिकट होता है वो लेना है। सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है, टाइप्स ऑफ ट्रेन दिया है वो सेलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन ऑल दोज इनपुट वो एक फेयर आपको बता देता है कि इतना पैसा हो रहा है, और वहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर देता है आप स्कैन करके पे करो, और सारा कुछ डिजिटल हो गया है। डिजिटल पेमेंट करते ही वहाँ पे एक स्लिप निकल के आ जाता है, दैट इज योर टिकट, और आप उस टिकट को लेकर के ट्रैवल कर सकते हो। तो जहाँ पहले हम लोग उतनी लंबी लाइन में लगते थे, वही अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर हमको 2 से 3 मशीन ऐसा अगर कर दिया जाए, और साथ में मैनुअल काउंटर तो अपनी जगह है ही, क्योंकि हर हर गांव के शहर के लोग ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे पुराना हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम था उसको भी बरकरार रखा गया। ठीक है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करते ही वहां पे क्या काम आसान और जल्दी हो पा रहा है ना। एक बार में जहाँ एक टिकट काउंटर पे मैनुअल प्रोसेस के थ्रू एक आदमी का टिकट करने पे 5 से 8 मिनट अगर लगा रहा है कि वो टाइप करता है, वो पैसा लेता है, कैलकुलेट करके हिसाब किताब करके लौटाता है, टिकट देता है प्रिंट करके, ये सारा काम बहुत ही क्विकली सिस्टम या वो इंटरफेस जो है बहुत जल्दी कर पाता है। आई डोंट नो आप यूज किए हो या नहीं, बट आई हैव यूज्ड इट, एंड मेट्रोज में भी शायद ये सब चीज है। तो ऑलमोस्ट 1.5 to 2 मिनट के अंदर वो पूरा प्रोसेस हो जाता है, ये भी मैक्सिमम बोल रहे हैं। अदरवाइज तो अगर सही से सब ऑप्शन सेलेक्ट किया तो 1 मिनट के अंदर आसानी से काम हो जाएगी। तो अगर एक एक आदमी पे जहाँ 6.5 से 8 मिनट लग रहा था, वहां अगर 1 मिनट पे एक आदमी पे 1 मिनट लग रहा है, इसका मतलब है आप 6 गुना काम कर पा रहे हो। और उसी चीज की जगह अगर आप 2 मशीन वहां लगा दे रहे हो, तो 6 + 6 आप 12 टाइम्स काम कर पा रहे हो वहां पे। यस ठीक है सर। ना।
ये सब फैसिलिटीज हम लोग को मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतना स्ट्रेंथ और इम्पोर्टेंस है। जावा पढ़ना हम लोग को, सी प्लस प्लस आप पढ़े हुए, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बोला तो जाता है, आज के ज़माने में तो जो सबसे कॉमन लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस अप टू सम एक्सटेंट, तीनों तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही लैंग्वेज है। तो इसमें क्या खास बात है ना? ये भी हम लोग को जानना चाहिए इसमें क्या खास बात है कि इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या प्रोग्रामिंग वाला लैंग्वेज ही आज के टाइम में बेस्ट सूटेड है, इसको यूज़ करना चाहिए। अगर सी पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े, जानते हैं, थोड़ा बहुत सुने हैं, तो उससे अगर कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि इम्पोर्टेंस कहाँ लाई कर रहा है, और हमको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम जिसपे हम प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं उसपे हमको कंसंट्रेट किस चीज पे करना चाहिए। तो प्रायर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी हैड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी, जिसपे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आधारित है। पीओपी में क्या था, इंटेंशन था, एक प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिकम्पोज कीजिए छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब फंक्शंस में, सब प्रोग्राम्स में, और और प्रोग्राम को सॉल्व कर दीजिए। इंटेंशन बस इतना ही था। अब अगर एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस बना दे रहे हैं, अगेन एटीएम का ही रेफरेंस हम थोड़ा सा लेते हैं, जहाँ एटीएम का रेफरेंस ले रहे हैं वहाँ पे क्या है, हम लोग का क्या क्या ऑपरेशन एटीएम में इन्वॉल्व रहता है। तो पैसा विड्रॉ करना है, वी हैव मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, है ना, ऐसे करके 4-5 ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। अगर ये सारे चीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। क्यों? मान लेते हैं कि एक प्रोग्राम, सॉरी, इनमें से कोई एक फंक्शन ऑपरेशनल नहीं रहा, डिसफंक्शनल हो गया, किसी रीजन से एरर आ गया, बग जनरेट हो गया, वॉट एवर बी द रीजन, तो वो काम नहीं कर रहा। अब इसके काम नहीं करने का इम्पैक्ट बाकी सब पे पड़ना चाहिए था क्या? नहीं पड़ना चाहिए। सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, कि ठीक है एटीएम मशीन में सफिशिएंट कैश नहीं है कैश विड्रॉ के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरे पिन चेंज करने पे, इसका इम्पैक्ट मेरे बैलेंस इंक्वायरी करने पे, इसका इम्पैक्ट मेरे मिनी स्टेटमेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। These things are independent of the fact that the ATM machine does not have sufficient cash. ठीक है ना? हाँ, हम जब पैसा निकालने जा रहे हैं तो एटीएम मशीन में अगर सफिशिएंट कैश नहीं है, देन देयर इज अ कंसर्न, तो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं क्या कि प्रोग्राम में छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज तो कर दिया, और इन सबको क्या किया, आपस में इंडिपेंडेंट बना दिए। फंक्शंस है, रिलेटेड भी है, बट इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। सिमिलरली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या था, ये डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा था, जिसके चलते डेटा का फ्री फ्लो या मूवमेंट जो था बहुत ही खुले तौर पे था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। एक फंक्शन में आप डेटा को या वेरिएबल या वैल्यू जो भी आप सोचो उसको यूज कर रहे हो, उसी वैल्यू को दूसरे फंक्शन में बाईपास कर दिया जा रहा है, और कोई प्रोटेक्शन नहीं है डेटा के फ्लो पे। एंट्री कर रहा है कहीं से कहीं, जंप कर जा रहा है, उसका वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं बीच में से। और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे उसमें, जैसे पॉइंटर्स हो गया। ठीक है, ये सारे चीज जो थे जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरनली वीक बना रहे थे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेटा। क्योंकि जैसे वक्त बढ़ा, इंटरनेट का जमाना आया, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन खुलने लगे, बनने लगे, तो वहां पे समझ में आया कि हम अपना डेटा को अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आगे चल करके ये प्रोग्राम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे। इसका इसका एक इम्पैक्ट हम लोग यही जानते हैं ना, कि हैकिंग जो हो जाता है, डेटा लीक्स हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इसको रोकने का तरीका, जरिया क्या था, कि कुछ हद तक हम लोग फ्री फ्लो रोके, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे डेटा को नहीं दिखाना चाहिए, जहां जरूरत है डेटा का और जितना डेटा चाहिए उतना ही देना चाहिए। पूरा सेट ऑफ डेटा कहीं पे हमको ओपन नहीं दे देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा बात था। तो ऑब्जेक्ट
सॉरी, ठीक है। तो हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो बना हमारा, जिसपे सी प्लस प्लस जावा ये सब आधारित है, इसमें उसने क्या बोला कि आप इम्पोर्टेंस जो है डेटा को दो, पहले फंक्शंस को नहीं दो, ठीक है। इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द डेटा, डेटा के इर्द गिर्द, डेटा के अराउंड प्रोग्राम बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो जब आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आप डेटा को दे रहे हो, तो उस हिसाब से क्या होगा, उसके अराउंड आप फंक्शनैलिटीज क्रिएट करोगे, तो प्रोग्राम में हमेशा इम्पोर्टेंस आपका डेटा पे ही रहेगा। एंड पूरा दुनिया भी जानता है कि डेटा का इम्पोर्टेंस क्या है। एक छोटा सा फोटो भी किसी के लिए एक डेटा बन सकता है। वो छोटा सा फोटो कहीं लीक कर दिया जाए सोशल मीडिया पे, तो एकदम तूफान सा खड़ा हो जाता है, राइट। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप अपने मोबाइल में फोटो क्लिक करके रखते हो, आप अपने मोबाइल में इम्पोर्टेंट डेटा रख रहे हो। वी एज एज अ ट्यूटर, हमारा हो सकता है कुछ क्वेश्चन पेपर्स बना रहे होंगे, तो वो सब अगर डेटा कहीं से लीक होने लग जाए, है ना, पासवर्ड डिक्रिप्ट करके कोई अगर तोड़ के ले जा रहा है, किसी तरह से डेटा ले जा रहा है, तो फिर उस डिवाइस का या फिर उस टेक्नोलॉजी का मेरे पास कोई महत्व नहीं बनता है कि आई वॉज डिपेंडेंट, आई वॉज ट्रस्टिंग दैट वेबसाइट, आई वॉज ट्रस्टिंग दैट एप्लीकेशन, आई वॉज ट्रस्टिंग दैट टेक्नोलॉजी कि ये मेरा डेटा को विथहोल्ड करके रखेगा, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड कितना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो उसको कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिजर्व करके रखा है, तो उसका लेट्स से जिम्मेदारी जो है या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोसिस को दे दिया है, ठीक है। एक टाइम में था, अभी है या नहीं आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, बट इन्फोसिस कंपनी ने बोला कि आई विल टेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड विल प्रिजर्व द डेटा ऑफ आधार कार्ड ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर और सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। आधार कार्ड बना। अब क्या है, आप अगर कहीं जाते हो तो कुछ लोन लेने के लिए आधार कार्ड दिखाओ, है ना, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड से लिंक करो। आप मिनिमम जो भी ट्रांजैक्शन वाला काम कर रहे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन ले रहे हो, सभी चीजों में आधार कार्ड ही हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है। तो आधार कार्ड की बेसिस पे वो लोग वेरीफाई करते हैं आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, लिंक है नहीं है, लोन कितना चल रहा है, पुराना बकाया क्या है। ये सारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के बाद वो एक कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं, या उनका एक एप्लीकेशन कैलकुलेट करके बता पाता है कि वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर लोन और नॉट, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर दिस ट्रांजैक्शन और नॉट, ठीक है ना। तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम इस तरह से डेवलप किया जाना होगा जहाँ पे सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन सेम टाइम पे जब वो डेटा चाहिए है, दैट शुड बी रेडिली अवेलेबल, है ना। तो हुआ क्या, लेट्स से आजकल हम लोग ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स आ गए जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आप घर बैठ के भी लोन ले सकते हैं, आपको बैंक तक जाने का जरूरत नहीं। इफ यू ट्राई टू गो थ्रू एनी सच ऐप और आप लोन अप्लाई करना चाहोगे, वो कुछ कुछ फॉर्म फिलअप करने बोलता है, नेम डाले, एज डाले, या डेट ऑफ बर्थ डाले, पर्सनल डिटेल्स डाले, बैंकिंग डिटेल्स डाले, या अपना कहाँ जॉब कर रहे उसका डिटेल्स डाले। ये सब कुछ डालने के बाद वो आपका आधार कार्ड का रेफरेंस मांगता है। आधार कार्ड रेफरेंस दो, परमिशन दो, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो वो क्या कहता है, उसको एक्सेस मिलता है, ठीक है। गूगल चैनल के थ्रू एक्सेस लेता है कि हम आपके परमिशन से आपका अकाउंट का डिटेल्स एक्सेस फेच करना चाह रहे हैं, इसका परमिशन है। तो जैसे हम लोग ओटीपी डालते हैं, परमिशन ग्रांट हो जाता है अप टू लिमिटेड सर्टेन टाइम, और वो सारा डेटा रिपोजिटरी से फेच करता है। नॉट ऑल डेटा, बट जो भी डेटा उसको रिक्वायर्ड है परमिशन के हिसाब से, उतना डेटा उसको मिल जाता है। उसके बेसिस पे वो वेरीफाई करता है कि वेदर आगे प्रोसीड करना चाहिए लोन देने के लिए या नहीं, ठीक है। यस सर। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब ध्यान हैं। तो आगे अभी तो हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मोड्स पे काम करना, डेटा का फ्री फ्लो जो है उसको कैसे रोक सकते हैं वो देखना,
कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या है, वहां तक हम लोग को पहुंचना है। ठीक है, अभी आपको कोड विंडो विजिबल है क्या? यस सर। है ना? ठीक है, इसमें देखो लेफ्ट साइड में जो है ये एक छोटा सा कोड पहले से बना हुआ है, और राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये हमारा आउटपुट विंडो यहाँ पे है। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस रन बटन, सॉरी, रन बटन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट हमको शो करेगा यहाँ पे। हाँ, ये आउटपुट शो कर दिया है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है यस। ना? तो प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे क्या हो गया कि सी प्लस प्लस में हम जो सबसे पहला प्रोग्राम पढ़े थे या पढ़े होंगे कहीं पे, तो उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं था। ऑलमोस्ट 20-30% सिलेबस कवर अप करने के बाद वो क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। ऑन द अदर हैंड जावा में जब हम लोग देखते हैं, यू कैन नॉट राइट एनी प्रोग्राम विदाउट अ क्लास। आपका हर प्रोग्राम में एक क्लास तो नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दो चीज क्लियर कर देना चाह रहे हैं, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे देखा जाए पब्लिक क्लास मेन लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट आप जितने भी मैक्सिमम ऑनलाइन कंपाइलर्स आप यूज करके देखोगे, उसमें बाय डिफॉल्ट ये क्लास का नाम मेन ही लिखा रहता है विथ कैपिटल एम। इफ आई ट्राई टू चेंज दिस विथ लेट्स से JITS और हम रन करें, कि नहीं रन करने देता है परमिशन। चेंजेस आई थिंक यहाँ पे रन कर गया है। यहाँ पे इनफैक्ट रन कर जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी कि यहाँ पे ना क्लास का नाम ना हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगेन उसके पीछे टेक्निकल इश्यूज है, लेट्स नॉट गो ओवर देयर, बट डोंट गेट कंफ्यूज कि हर बार सर आप क्लास का नाम मेन ही क्यों लिखते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हो। सर्वर हमें जो दे रहा, कंपाइलर जो बाय डिफॉल्ट दे रहा, हम उसको लेकर के ही चलते हैं। वी कैन चेंज द नेम ऑफ द क्लास। ओके, रवि, हम लोग सी प्लस प्लस में यूजर से इनपुट कैसे लेते थे, क्या कमांड था? स्कैन एफ। सी आउट एंड सी इन। ये सर, हाँ, सी सी प्लस प्लस में। ना, स्कैनफ तो था सी में, ठीक पकड़ा आपने। सी प्लस प्लस में हमारे पास सी इन कमांड था यूजर से इनपुट लेने के लिए, और सी आउट कमांड था कोई कमांड को, कोई कंटेंट को प्रिंट करने के लिए था। यस सर। ठीक है, तो तुरंत से पहले आते हैं कि यूजर इनपुट हम लोग जावा में कैसे ले सकते हैं। Okay, so there are two ways. Number one, using scanner class. ठीक है, दो नाम चलता है यहाँ पे, या तो बफर रीडर क्लास बोलते हैं या फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास बोलते हैं। ठीक है, so there are two ways by which we can take input from the user at run time. ठीक है, तो यूजिंग स्कैनर क्लास एंड यूजिंग बफर रीडर क्लास, दो टेक्निक है। ठीक है, अभी हम लोग पहले देखते हैं स्कैनर क्लास से इनपुट कैसे लेते हैं। नाउ अभी हम जो बात बोल रहे हैं स्कैनर के लिए, कुछ हद तक फंडामेंटल बातें जो है
बफर रीडर क्लास के लिए भी रहेंगी वैसे ही। ओके, नाउ स्कैनर क्लास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सी ये स्कैनर क्लास जो है एक इनबिल्ट क्लास है, ठीक है ना। स्कैनर क्लास एक इनबिल्ट क्लास, प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी क्लास है। क्लास लेकिन दो तरह का मिलेगा, जैसे यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं जिसका नाम लिखे पब्लिक क्लास JITS, तो JITS क्लास का नाम हमने दिया, कैपिटल में रहेगा स्मॉल में रहेगा, ये हमारा मर्जी था। उस यस क्लास सर। के अंदर कौन सा फंक्शन बनेगा, फंक्शन के अंदर क्या लिखना है, ये सब हमारा मर्जी से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई यूजर डिफाइंड क्लास। ऑन दी अदर हैंड वैसे क्लासेस जो अपने अंदर के कंपोनेंट्स पहले से बनाए रखते हैं, आपको बस उन सबको प्रॉपर वे में कॉल कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है, यूज कर लेना है, तो वो हो जाते हैं हमारी लाइब्रेरी क्लासेस। तो स्कैनर क्लास उनमें से एक क्लास है। तो उसको एक्सेस करने के लिए वी नीड टू इंपोर्ट इट, ठीक है ना, हम लोग को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, जावा लैंग्वेज से डॉट, एक यूटिल पैकेज आता है डॉट वी राइट स्कैनर एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब स्कैनर क्लास यूज करो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहला लाइन होना चाहिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, या तो ये चीज लिखो या फिर, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, जो कि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ भी है। तो इसका यस सर। मीनिंग क्या है वो भी समझते हैं। We are trying to import this particular class which is available inside this util named package, and that package is available inside this Java language. फिर से एक बार बोल रहे हैं, रिलेशन समझना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंपोर्ट, व्हाट डू वी इंपोर्ट, वी आर इंपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लास, स्कैनर क्लास, which is available inside this container or this package जिसका नाम है util, और ये util पैकेज कहाँ अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल इनसाइड द जावा लैंग्वेज। तो सर क्या डिफरेंस है पहले स्टेटमेंट का और ये स्टार लगा देने से, क्या फर्क हो जाता है। तो स्टार का मतलब क्या हो गया, वी आर ट्राइंग टू इंपोर्ट ऑल द क्लासेस विच आर अवेलेबल इनसाइड दैट यूटिल पैकेज, और स्टार के बदले का हम वहाँ पे स्पेसिफिक नेम लिख दे जैसे स्कैनर, तो हम सिर्फ वो पर्टिकुलर क्लास को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा यूटिल में और जो कुछ भी उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहीं सिनेरियो कभी सिचुएशन बन जाए जहाँ पे आपको एक कंटेनर, एक फोल्डर के 3-4 कंपोनेंट्स या 3-4 क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़े, तो कितनी बार अलग अलग नाम लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इंपोर्ट, उसके बाद फिर लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट XYZ क्लास। उससे अच्छा है कि हम एक सिंगल लाइन में लिखते, कलेक्टिव आ जाएगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। यस सर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज करो, बात एक ही है ना। ये पैकेज का क्या चक्कर है, क्या पैकेज, क्या बोल रहे सर, क्या है पैकेज, क्या होता है। पैकेज को इमेजिन किया जाए कि हम लोग नॉर्मल अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाते हैं ना, फोल्डर के अंदर हम बहुत सारा फाइल्स रखते हैं। जैसे हम JITS नाम से एक फोल्डर बनाए, तो उसके अंदर हो सकता है हम जावा का आज फर्स्ट क्लास उसका नोट्स रख रहे होंगे, फिर सेकंड क्लास आएगा उसका नोट्स बना करके वो रख रहे होंगे, तो हम उसके अंदर फाइल्स मेंटेन करते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये भी पॉसिबिलिटी कि हम लोग फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स बना सकते हैं, तो वो चीज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुमकिन है। बट यूटिल क्या है, एक कंटेनर है, एक फोल्डर है जिसके अंदर आप बहुत सारे क्लासेस और फंक्शंस को रख रहे हो। क्लियर है? यस सर। ओके, देखिए पहला लाइन तो ये लिख लिए।
अब यूज कैसे करें, इंपोर्ट पकड़ के तो ले आए थे, इंपोर्ट तो कर लिए अपने प्रोग्राम में, अब उसको यूज कैसे करेंगे? तो सिर्फ इस लाइन को लिख देने से यूजर से इनपुट लेना सफिशिएंट नहीं हो पाया होगा मेरे लिए। अब देखो क्या है, तो लेट्स से इस प्रोग्राम को हम लोग अभी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम टू, लेट्स से ऐड टू नंबर्स। बेसिक से हम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं, ऐड टू नंबर्स। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चाहिए है, दो वेरिएबल चाहिए इनपुट के लिए, ए बी, एक और वेरिएबल चाहिए होगा आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए, है ना। आउटपुट के लिए लेट्स से सम नाम ले देते हैं, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये ए और बी जो वेरिएबल है, इसका वैल्यू तो हमको यूजर से लेना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको आगे भेजेंगे तो ऐड करके रिजल्ट देगा। हमको क्या पता यूजर क्या वैल्यू देना चाह रहा था, अगर 25 तरह के यूजर है तो 25 तरह का इनपुट हो सकता आएगा। तो हमको एक जेनरिक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे जितने भी यूजर आए अपने मर्जी से ए और बी का वैल्यू डाल पाए ना। हाँ, तो ये होगी इम्पोर्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन मेथड के अंदर पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, हो गया। उसके बाद स्कैनर ओबी इक्वल्स न्यू सिस्टम डॉट इन। इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे लेटेस्ट स्टेज में। इनपुट टू नंबर्स, ठीक है, इनपुट टू नंबर्स। अब जैसे ये बोले तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ए इक्वल, तो ओबी डॉट नेक्स्ट आई एन टी फंक्शन सेमीकोलन, बी इक्वल ओबी डॉट नेक्स्ट आई एन टी फंक्शन। अब ये इनपुट वाला काम यहाँ हो गया। उसके बाद तुरंत से हम लोग सम कर देंगे, सम इक्वल ए प्लस बी सेमीकोलन, और उसके बाद प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सम, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या हुआ। क्या हो गया इसमें, फिर रन करते हैं। ओके,
सिंपली कॉपी दिस वन, इसको रिलोड करते हैं। एक दूसरे कंपाइलर पे टेस्ट कर ले रहे हैं। इंटरफेस चेंज किए हैं, इस पर रन करके देखते हैं। होप कोई इशू नहीं है। हाँ, इसमें सही रन कर रहा है, उसमें कुछ इशू आ गया होगा मे बी। So give value as 10 and 64 74। क्लियर है रवि? यस सर। ना 3 इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम लोग को क्लियर करना है। एक ये ob.nextInt क्या लिखे, a इक्वल टू ob.nextInt, ये क्या है? दूसरा स्कैनर ob इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये क्या है? बेसिकली यूजर से जब हमको इनपुट लेना है तो हमको ये नेक्स्ट इंट फंक्शन का सहारा लेना पड़ा भाई, बिकॉज हम लोग ए जो वेरिएबल है उसको इंटीजर टाइप का माने हैं, है ना। इंट ए लिखा हुआ है, इंट बी लिखा हुआ है, तो हम लोग मान रहे हैं कि ए और बी जो है इंटीजर टाइप का वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। तो हम लोग वैसा ही फंक्शन लिए हैं, नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन। अगर ए और बी फ्लोट टाइप का होता तो नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट फ्लोट, अगर ए और बी डबल टाइप का होता तो नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट डबल लिख दिए होते, बस बात करता है। तो जो डेटा टाइप उस वेरिएबल का होगा उसके हिसाब से वो नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा यूज होगा। ओके, ठीक है। अब दिक्कत ये है ना कि फंक्शन जो है नेक्स्ट इंट नेक्स्ट फ्लोट जो भी ऐसा फंक्शन है, ये सब फंक्शन है स्कैनर क्लास के अंदर का, ठीक है। ये स्कैनर क्लास के अंदर पाया जाता है, तो इसीलिए स्कैनर क्लास को पकड़ करके लेके आए थे कि उसके क्लासेस उसके फंक्शंस को हम लोग यूज कर सके। लेकिन जावा का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं अभी। जावा का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप अपने एक एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर, फिर से बोल रहे हैं, आप अपने एक एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर आप किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप अपने एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो आप पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। तो ये जो लाइन है स्कैनर ob इक्वल न्यू स्कैनर, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है। स्कैनर इज द नेम ऑफ क्लास, ob इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू न्यू इज द कीवर्ड, ओके,
एंड उसके बाद अगेन हमने स्कैनर लिखे, दैट इज द कंस्ट्रक्टर। 2 बार स्कैनर लिखे हैं यहाँ पे। तो पहली बार जब लिखे तो वो हो गया क्लास, क्लास का नाम लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, इक्वल टू के बाद जब दोबारा क्लास का नाम लिखे, दैट इज नॉट द नेम ऑफ क्लास, दैट इज द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये 3 लाइन ऐसे आपस में एसोसिएटेड है। अगर आपको यूजर से इनपुट करवाना है तो पहले इनपुट वाला लाइन लिखोगे, उसके बाद अगर आपको उसको यूज करना है, कौन से फंक्शन में वैल्यूज डालना है, तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लो अपने क्लास का, ये लिंकअप कर देगा। ठीक है, और यूजर से इनपुट जब कराना है वहाँ पे फंक्शन का नाम डाल करके चला देंगे। फंक्शन का नाम भी सिर्फ नहीं गया, वो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम जा रहा है। क्यों? रूल हम फिर से बोल रहे हैं, जावा क्या बोल रहा है कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास के कंपोनेंट्स को यूज नहीं करिएगा डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट के थ्रू आइए। ऑब्जेक्ट के थ्रू बहुत बेसिक सा प्रोग्राम बना है, लेकिन उसमें इतना एडवांस बात वो बोल गया कि एवरी component that is associated with some another class, and if you try to use those components, create the object of the class and then access it using the object. It is as simple as that. तो अभी तो हमने जो प्रोग्राम बनाया इसमें एक ही क्लास है और एक ही फंक्शन उसके अंदर हम लोगों ने ये काम कर दिया। What if we have multiple classes? What if we have multiple functions? है ना, तो वहां पे कैसे एक्सेस होगा? तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट यही है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कीजिए। तो इससे फायदा क्या पहुंच रहा है कि आपके क्लास के प्रॉपर्टीज तो इंटैक्ट रह रहे हैं, जहां जरूरत है आप वहां पे ही सिर्फ उसको प्रोवाइड करा रहे हो, और जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करा रहे हो। इट्स नॉट लाइक के एक्सेस तो मिला है तो सभी को फ्री का ओपन करके पूरा देख ले, नहीं। एक्सेस मिला है, यू हैव टू यूज इट जुडिशियसली, ताकि वहां पे जितना जरूरत है वो उतना ही यूज कर पाए, बात इतना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यूजिंग इनपुट? यस सर। ठीक है ना, तो ऐसे करके कितने फंक्शंस हमारे पास है इसको भी क्लियर कर देते हैं। इंटीजर के लिए तो नेक्स्ट इंट लिख लिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन आता है, फ्लोट टाइप का वैल्यू को लेने के लिए। नेक्स्ट डबल फंक्शन आता है। नेक्स्ट फंक्शन भी आ जाता है। नेक्स्ट लाइन फंक्शन आ जाता है। देखो ठीक है ना। रवि, एनी आइडिया फ्लोट और डबल क्या होता है? यस सर, फ्लोट में हम लोग ये फ्लोटिंग नंबर्स कर सकते हैं जो डेसिमल्स में होते हैं, और डबल में भी वही होता है। बस ये फ्लोट का क्या होता है कि इसका जो मेमोरी स्पेस है वो कम होता है और डबल का ज़्यादा होता है। हाँ सही है। इसको और थोड़ा अगर हम फिल्टर करके बोल दें तो फ्लोट जो है लोअर प्रेसिजन है और डबल जो हायर प्रेसिजन है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 4, 5, 6 डिजिट तक जाना है तो फ्लोट यूज कर लेना सही। इसके बियॉन्ड और भी जाना है 6 डिजिट के बियॉन्ड, तब वहां पे हम लोग नेक्स्ट डबल यूज करते हैं। ये एक बात हुआ टेक्निकल डिस्टेंस। दोनों ही क्योंकि सेम टाइप के वैल्यू पे काम करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू पे, ठीक है ना, या डेसिमल टाइप की वैल्यू पे, तो हम कौन सा यूज करें?
आई थिंक मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकेंड। ओके, जस्ट मिनट, दोबारा रिकनेक्ट कर ले। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं तब तक। तो नेक्स्ट फ्लोट और डबल तो हो गया, डिफरेंस तो समझ में आया, दोनों सेम ही टाइप के वैल्यू के लिए भी यूज किए जाते हैं। लेकिन जावा में यूल सी, जितने भी बुक्स में या इंटरनेट पे कंटेंट जहाँ पे भी आप देखोगे, वहाँ पे देखोगे अगर फ्रैक्शनल वैल्यू का बात किया जा रहा है, वो लोग डबल डेटा टाइप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कम्पेयर टू फ्लोट। जबकि टेक्निकली डबल जो है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है कम्पेयर टू फ्लोट। फ्लोट अगर 6 बाइट है तो डबल 8 बाइट का है, ठीक है ना, बट स्टिल वो ज्यादा प्रेफर करते हैं डबल को यूज करते हैं। उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन ये है, फ्रैक्शनल वैल्यू को कंसीडर करने के लिए जावा में डबल डेटा टाइप को डिफॉल्ट डेटा टाइप माना गया है। मतलब अगर आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दिखते हो और उसका डेटा टाइप नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप में है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट डबल डेटा टाइप में है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूल सी कि हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू जहाँ लेते हैं वहां पे ना डबल डेटा टाइप को यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि फ्लोट नहीं ले सकते, फ्लोट के साथ अपना भी खुद का इश्यूज है, ठीक है। किसी दिन मौका मिला तो उसको भी कोई बता देंगे कि है क्या। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यूल सी कि हाँ हम लोग डबल डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ फ्लोट और डबल हो गया। हाँ स्क्रीन विजिबल है देखो अभी। यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दो फंक्शन और है, नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट लाइन फंक्शन। अगेन दोनों ही फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करने के लिए। स्ट्रिंग डेटा टाइप तो नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट लाइन फंक्शन हमारे स्कैनर क्लास के अंदर पाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड इनपुट करना है, जैसे रवि, लेट्स से तुम्हारा पूरा नाम में 3 वर्ड आते होंगे, रवि गुप्ता करके ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल वर्ड जहां हमको कंसीडर करना है, रवि या गुप्ता, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट लाइन फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल वर्ड्स का इनपुट अगर लेना हो, मतलब अपना फुल नेम लिख रहे हो या जहाँ पे वर्ड्स बहुत सारे उनके बीच में व्हाइट स्पेसेस आते हो, ठीक है, तो वहां पे नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। अगेन लास्ट वाला क्या है, नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैर एट 0, ये हम लोग यूज कर रहे हैं कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, कैर डेटा टाइप का वैल्यू को इनपुट लेने के लिए कैरेक्टर ले रहे हैं। सॉरी, नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैर एट 0, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक टास्क दे रहे, इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, सैंपल कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से कंटिन्यू करें, आप थोड़ा हमको बता दो कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करें या बेसिक्स को थोड़ा टच डाउन कर जाए। सर ये थोड़ा सा बेसिक्स को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तब हम लोग इनपुट वाला कॉन्सेप्ट तो आज समझे, इफ एल्स और वो स्ट्रक्चर वाला चीज देख लेंगे, ठीक है ना। और कोई ऐसी चीज, हाँ टाइप कास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, टाइप कास्टिंग और डेटा टाइप्स के साथ क्या क्या चेंजेस हम लोग काम कर सकते हैं वो हम लोग देख लेंगे, और कंडीशंस पे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। स्टिल अगर कुछ डाउट्स हो रिगार्डिंग कीवर्ड, वेरिएबल
कॉन्स्टेंट, लिटिल, ये सारा चीज थोड़ा सा पढ़ करके देख लेना, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक है साथ में पढ़ने के लिए? नो सर, वही वो अभी पूछने वाले थे रेफरेंस बुक के लिए। हाँ, अ, ऐसे तो एक जो सिलेबस जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक बुक है जो बहुत अच्छा है, कंप्लीट रेफरेंस जावा, नाम सुने हो कहीं, देखिए उसके बारे में। ये एक ऐसा बुक है जिसको एक बार उठा करके पढ़ लिया जाए, थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है क्योंकि फॉरेन ऑथर का है, ठीक है, समझने में, डाइजेस्ट करने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब समझ में आ गया तो इंसान को कभी भूलता नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। इंटरनेशनल ऑथर का बुक है, फॉरेन ऑथर का बुक है, बहुत मोटा बुक है, बहुत सारा चीज उसमें लिखा हुआ है। अगर फुर्सत से पढ़ना है तो ये बुक अच्छा है, अदरवाइज ओल्ड बुक स्टोर जा करके आप किसी भी लोकल ऑथर का जावा का बुक उठा लो, जैसे ई बालागुरु स्वामी का, ठीक है, स्वामी का बुक उठा लेने से मिल जाता है। तो एक बुक तो होना चाहिए, आइदर बुक या उसका पीडीएफ, आपको जो कन्वीनियंट लगे। साथ ही साथ हमारे पास रेफरेंस के लिए आज के टाइम में बहुत सारे वेबसाइट भरे पड़े हैं, गीक फॉर गीक है, जावास्क्रिप्ट है, सॉरी ट्यूटोरियल पॉइंट है ना, जावा टी पॉइंट है, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट रेफरेंसेस हमारे पास है, आईआईटीज एनआईटीज के कंटेंट्स हमारे पास है। ठीक है, तो you have so many different contents available over the internet also, but those things should always be considered as secondary. इंटरनेट का मटेरियल को अगर प्राइमरी कंटेंट मान के पढ़ेगा तो वो बहुत लिमिटेड सा ज्ञान आपको मिल रहा है। वो 1600-1700 का बुक को आप कंप्रेस करके सिर्फ 16-17 पेजेस पे तो नहीं ना लिख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बट वेबसाइट पे तो वही शो करता है कि इतना ही पढ़ लो सफिशिएंट है। वो एक रेफरेंस के लिए है कि क्विक रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, उधर पलट के देख लिए। लेकिन हाँ, हम हमेशा बोलते हैं पहले बुक पढ़िए और जो टॉपिक में फंस रहे हैं उसके रेफरेंस में इंटरनेट को सहारा लेकर के चलिए, और तब भी क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग तो यही एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, ठीक है। तो एटलीस्ट फंडामेंटल जो है ना, टोकन, डेटा टाइप्स, कीवर्ड, ये सारा चीज एक बार बस राउंड अप कर लीजिए आप लोग कि है क्या चीज जावा के रेफरेंस में। यू ऑल गाइस माइट बी नोइंग इट इन टर्म्स ऑफ सी प्लस प्लस, बट क्या सेम डेफिनेशन, सेम एग्जांपल, सेम नंबर ऑफ कीवर्ड्स, वो सारा कुछ रूल्स सब अभी भी वैसा ही है या कुछ चेंजेस आया है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस? तो कंपेरेटिव एनालिसिस आप कर रहे हो बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम लोग आगे ही डेटा टाइप का हायरार्की और टाइप कास्टिंग को लेकर के प्रोसीड करेंगे और कंडीशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। थैंक यू। यस।